बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए अपनी टाइगर आइज़ 100 नंबर की कहानी टाइगर आइज़ का पार्ट 10 लेके आई हूँ, पार्ट 10 लेके आई हूँ। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि क्या बातचीत हो रही थी मारिया और वुल्फ की। मारिया मिस्टर वुल्फ के वालिद को देखने के लिए गई थी और वुल्फ ने उसको बताया कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी और वो गालिबन कोमा में चले गए थे। तो उसने मारिया ने पूछा कि तुम अभी चले जाओगे? उसने कहा हाँ। तो अब वो क्या जवाब देता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मारिया तजस्सुस से उससे क्या पूछती है, अभी इसी वक्त? मैंने पूछा। नहीं, मगर बहुत जल्द। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ज़रूर। मेरी तरफ देखो, वो मुस्कुरा कर बोला और मैंने उसे पहली दफ़ा मुस्कुराते देखा। मैं भी तुम्हें मिस करूँगी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम कुछ बोले नहीं। उसने मेरे बाल थपथपाते हुए मुझे अपने नज़दीक कर लिया। मैंने अपने गाल उसके खुरदुरे स्वेटर पर रख दिए और फिर वो चला गया। वो कौन था? बिट्सी आंटी ने पूछा। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? वही जो बाहर उस ट्रक पर था। ओ मेरा दोस्त था। मुझे बेताबी थी अपने कमरे में जाने की और मैं वो सब लिखना चाह रही थी जो वुल्फ ने मुझसे कहा था। कैसा दोस्त? बिट्सी आंटी ने पूछा। आप उसको नहीं जानती? शायद जानती हूँ। उसका नाम मार्टिन आर्टनर है। मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। आर्टनर? उन्होंने नाम दोहराया। जी। ये पाई स्कूल जाता है? अब नहीं। क्या वो स्कूल से निकाला गया है? मैंने तो ये नहीं कहा। मारिया, आखिर तुम मुझे सीधी तरह बता क्यों नहीं रही हो? 20 सवाल करना पड़ रहे हैं मुझे तुमसे। आप मुझसे 20 सवाल कर ही क्यों रही हैं? मैं आपसे नहीं कर रही आंटी। बिट्सी आंटी ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या वो स्पेनिश है? शायद। शायद का क्या मतलब है? उन्होंने मुझसे पूछा। इसलिए कि मैंने उससे कभी पूछा नहीं है। वो कहाँ का रहने वाला है? यहाँ लॉस एलमॉस का। वो यहाँ लैब में काम करता है। क्या काम करता है? इंतज़ामिया में है जी। मैं आया कि कह दूं बस में यही कूड़ा करकट इकट्ठा करता है। मगर मैंने नरमी से कहा। उसके वालिद मेडिकल सेंटर में कैंसर के मरीज़ हैं। उसने एक सेमेस्टर ऑफ लिया है और लैब में पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने कमरे की तरफ दौड़ गई नोटबुक में लिखने के लिए कि वुल्फ मुझे इस वक्त मिलेगा जब बाहर का मौसम होगा। उसने मुझे स्पेनिश ज़बान में ऐसे कुछ कहा था। दूसरे दिन ज्योमेट्री के पीरियड में मैं सारा वक्त यही सोचती रही। मेरी ममा को लैब में आर्जी नौकरी मिल गई थी। इस तरह के अगर कोई ना आता तो उसकी जगह ममा काम करती थी। वो ग्रुप दर ग्रुप लोगों से मिलती और जहाँ उनकी मदद चाहिए होती हेल्प करती। वो फाइलें रखती, फ़ोन कॉल सुनती और उन्हें ये सब इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो अपने आप को अब करामत समझने लगी थी। मैं ममा से बहस करना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा ख्याल था कि वो घर बैठकर मेरे और अमान के लिए एक अच्छी माँ बन सकती थी। हफ्ते की सुबह नाश्ते की मेज़ पर मैंने सोचा कि ड्राइविंग के बारे में बात करूं। हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर था कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो फार्म साइन कर दें और फरवरी में नई क्लासें शुरू होने से पहले कागजात जमा कराने थे। और मैंने ये इत्तला ममा, बिट्सी आंटी, वॉल्टर अंकल को दे दी और अपना कमरा साफ़ करने ऊपर चली गई। मेरा ड्राइविंग को सीखने को जी चाहता था। मेरा जी चाहता था कि अकेले गाड़ी चलाकर सांता फी जाऊँ। आधे घंटे के बाद मैं ममा के साथ कपड़े धुलवा रही थी। अमान और बिट्सी आंटी किचन में केक बना रहे थे। वॉल्टर अंकल कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। अगर मुझे अभी कागज़ साइन करके मिल जाए तो मैं मौसम बाहर में ड्राइविंग सीख सकूंगी। मैंने आहिस्ता से कहा। 15 साल उम्र बहुत कम है ड्राइविंग के लिए। अपने कंप्यूटर से सर उठाए बगैर अंकल ने कहा। मैं अप्रैल में 16 साल की हो जाऊंगी। मारिया, इतनी भगदड़ की क्या ज़रूरत है? बिट्सी आंटी ने ढेरों अंडे तोड़े और सफ़ेदी जर्दी अलग कर दी। वो काम करते हुए समझाने लगी। यहाँ हर कोई मेरी उम्र की बात कर रहा है। जीन के माँ बाप ने भी उसे इजाज़त दे दी है। मैंने तौलिया लपेटते हुए कहा। जब तुम सीनियर हो जाओगी तब ड्राइविंग सीखना, वॉल्टर अंकल ने कहा। इसमें तो 2 साल हैं। तब तक मैं क्या करूँगी? कैसे आम जाऊँगी? तुम वॉक कर सकती हो या साइकिल चला सकती हो। अभी तक तुमने यही किया है और कुछ रोज़ और काम चला लो। मैंने हसरत भरी नज़रों से मामा की तरफ देखा। मामा प्लीज़।
मालूमात इकट्ठा करके पता चला है कि एक्सीडेंट ज़्यादातर कम उम्र लोग ही करते हैं, वॉल्टर अंकल ने कहा। क्यों मुसीबतों को दावत देना चाहती हो मारिया? बिट्सी आंटी ने पैन केक बंद किया और अमान ने ओवन का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने वो पैन केक ओवन में रख दिया। ममा आप कुछ बोले ना, मैंने कहा। बिट्सी और वॉल्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस बारे में, वही फैसला करेंगे। आखिर क्यों ममा, आप हमारी ज़िंदगी के फैसले दूसरों पर क्यों छोड़ती हैं? मैं फट पड़ी। अमान दूध का गिलास पी रहा था और गौर से सुन रहा था। मैं मम्मा की तरफ घूमी और इशारा करके बोली, कुछ दिनों में आप इन जैसी हो जाएंगी। बस बहुत हो गया मारिया। वॉल्टर अंकल ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा। बस बस बहुत हो चुका, मैं आजिज़ आ गई हूँ ये सुन के कि क्या चीज़ खतरनाक, क्या क्या चीज़ें खतरनाक हैं। कार चलाना खतरनाक है, मम्मा बोली। ओह प्लीज़ मम्मा, खतरनाक खतरनाक सुन कर आजिज़ आ गई हूँ मैं। घाटियों में मत मत जाओ, गिर पड़ोगी। साइकिल चलाओ तो हेलमेट पहनो, बाइसिकल चलाओ तो हेलमेट पहनो। मारिया तुम्हें कोई कार मार देगी, तुम स्काइंग नहीं कर सकती मारिया। मैं तकरीबन चीख रही थी। मारिया मेरी बच्ची, मम्मा ने मुझे पकड़ना चाहा मगर मैं उनसे दूर हो गई। कुछ लोग यहाँ सालों से रहकर ये भूल गए हैं कि असल दुनिया क्या है, और उस दुनिया का तसव्वुर ही उन्हें खौफजदा कर देता है। मैं बुरी तरह चीखी। खामोश, एकदम खामोश हो जाओ, वॉल्टर अंकल ने बीच में मेरी बात काट कर कहा, मगर इस तरह कि एक एक लफ्ज़ गिना जा सके। आप बात बहुत अच्छी कर लेते हैं, मैंने कहा। आप ऐसे लोगों में से हैं जो बम बना रहे हैं। आप दिन रात इस अमल में मसरूफ़ हैं कि पूरी दुनिया को किस तरह उड़ाया जा सकता है, मगर आप मुझे ड्राइविंग सीखने नहीं दे सकते। एक आदमी सड़क पार करते मर सकता है। एक आदमी को जब वो अपने स्टोर को देख रहा होता है गोली मार दी जाती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है? मैंने दीवार पर एक लात मारी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं बुरी तरह रो रही थी। हमें इस लड़की को साथ बहुत लंबा वक्त गुजारना है, मैंने वॉल्टर अंकल को जाते कहते सुना। वॉल्टर अंकल के घर में चेंबर म्यूज़िक ग्रुप वाले एक ड्रामा कर रहे थे। बिट्सी आंटी ने मुझे एक स्कर्ट पहनने के लिए दिया। ये पहन लो। क्यों? ये ड्रामे का ड्रेस है, किसी जश्न के मौके पर पहनने का है। ये ड्रामा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये जश्न का मौका भी नहीं है, मैंने कहा। और बिट्सी आंटी मुझे ऊपर से नीचे घूरती रह गईं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप के लिए इतना ज़रूरी है तो मैं पहन लूँगी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ गई। मुझे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर भी और बिट्सी आंटी पर भी। मैं उनसे सख्त लहजे में बात करना नहीं चाहती थी, मगर ये मेरी मजबूरी थी कि वॉल्टर अंकल और बिट्सी आंटी के उसूलों पर मुझे अमल करना होगा। जब तक मैं इस घर में हूँ, ड्राइविंग वाले वाक़े के बाद से ये बोझ मेरे कांधे पर था, मगर उसका मतलब ये भी नहीं था कि वो जो कहें मैं खामोशी से मानती जाऊँ। मैंने टास्क किया कि ड्रामे में क्या पहनूं, और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं वो स्कर्ट पहनूंगी जो मम्मा ने मुझे क्रिसमस में दिया था। और हकीकत यह है कि वो नीला स्कर्ट मुझे बहुत पसंद था। मैं खुद जीन्स पहन कर उकता सी गई थी और थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाना चाहती थी। बिट्सी आंटी की बात सहारा बन गई। मैंने स्कर्ट पहना, उसके साथ सफ़ेद ढीला डाला स्वेटर। दराज से स्वेटर निकाला तो मालूम हुआ कि वो तो मेरी बिल्ली मनका है। उसके ढेरों बाल लगे हुए हैं। शायद वो किसी वक्त दराज में सोई है। मैं अपनी दराज बंद करना भूल गई हूँ और वो उसमें घुस गई। लिविंग रूम में मैं उस वक्त अकेली थी। दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। वो नेट थे। ये वो आदमी था जो क्रिसमस की दावत में आया था। उसको वायलिन बजाना था। हेलो मैरी, उसने लड़खड़ाती ज़बान से कहा। मारिया, मेरा नाम मारिया है, मैंने वजाहत की। वो आदमी मुझे किसी कार्टून की तरह लग रहा था, जैसे कोई इश्तिहार कहीं चस्पा कर दिया गया हो। उसकी शर्ट की जेब में 6 पेन थे। ऊंची पतलून पहनी थी जिसमें से उसके सफ़ेद मुँह से झांक रहे थे। मुझे याद आया कि ये वही बंदा था जो क्रिसमस की रात मेरी मम्मा को घूर घूर कर देख रहा था। मैं उस आदमी के साथ तन्हाई नहीं चाहती थी, मगर फिर ज़रा ही सी देर में एक के बाद एक लोग आते गए रहे और कमरा मेहमानों से भर गया। मैं और अमान आतिशदान के पास ज़मीन पर बैठ गए। कुछ लोग सोफे पर बैठे, कुछ कुर्सियों पर जो ड्राइंग रूम से ला कर रखी गई थीं। बिट्सी आंटी ने उन्हें कतारों में रखा था और फिर कुछ देर बाद कंसर्ट शुरू हो गया। वॉल्टर अंकल ने वायलिन बजाना शुरू किया। एक लंबे लंबे सफ़ेद बालों वाली औरत ने भी वायलिन बजाया। एक गंजा सा आदमी सेलो प्ले कर रहा था और नेड दूसरा वायलिन बजा रहा था। अमान मुस्तकिल जमाइयाँ ले रहा था। हालांकि अभी सिर्फ रात के 8 बजे थे और हम दोनों को कोई थकावट भी नहीं होना चाहिए थी।
इस मूसीक़ी का नाम शायद चैम्बर म्यूज़िक इसलिए था कि सुनकर नींद आने लगी। जब कंसर्ट ख़त्म हुआ तो फिर सब थोड़ी देर रुके और बिट्सी आंटी ने सबको केक और काफ़ी पेश की। बिट्सी आंटी ने एक कप नेट को देते हुए मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, नेट तुम्हें मेरी भाभी याद है वेक्सलर? हाँ हाँ याद है वेक्सलर। इस दफ़ा उनकी ज़बान लड़खड़ा नहीं रही थी। मम्मा ने उससे हाथ मिलाकर कहा, कंसर्ट बहुत अच्छा था, मेरा ग्रुप जुमे को परफॉर्म करता है। बिट्सी आंटी मुस्कुराकर दूसरे मेहमानों के पास खिसक गईं और मैं मामा के और नज़दीक सरक गई। क्या आप कभी हमें सुनना पसंद करेंगी? नेड ने मामा से पूछा। कब? इस जुमे या फिर अगले दिनों में जब आप कहें। अच्छा। और मामा हंसने लगीं, खूब ज़ोर से हंस रही थीं और मुझे महसूस हो रहा था कि ये एक नर्वस किस्म की हंसी है। मैं तलाक़ याफ्ता हूँ, नेड ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, और मैं एक बेवा हूँ, मामा ने कहा। मुझे यकीन नहीं आया मगर वॉल्टर ने मुझे बताया था, नेड ने कहा। अमान मेरे कानों में कुछ खुसुर फुसुर कर रहा था और मैं अंदर से खौल रही थी कि अम्मी इस नेट को क्यों नहीं कहती कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्यों उसको बता रही हैं कि वो एक बेवा हैं। मैंने सुना कि आप लैब में काम कर रही हैं, नेड ने मामा से कहा। बस ऐसे ही आर्जी तौर पर जाती हूँ, मामा ने पूछा। आप किस ग्रुप में हैं? मैं एच डिवीज़न में हूँ, यानी हेल्थ में। और मैं सोचने लगी कि एच से हैक बनता है, एच से हॉरिबल बनता है और एच से हाइना भी बनता है। अब मामा और नेट खामोश खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा इस आदमी से बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं। आप मेरे साथ कल दोपहर लंच करेंगी? नेट ने आखिरकार अपने दिल की बात कही थी। कल? मामा ने लफ्ज़ दोहराया और जैसे गूंग सी हो गई। जी हाँ कल दोपहर, और अगर आप मना भी कर देंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि बात कैसे करूँ, एक बेवकूफ़ी सी लग रही है। मैं समझ रही थी कि मामा आप मना करके उस कहानी को यहीं ख़त्म कर देंगी, मगर उसके बरक्स मामा ने कहा, हाँ मैं कल दोपहर तुम्हारे साथ लंच करूँगी। बहुत खूब, नेट की बातें खिल गईं। क्या आपको मालूम है कल आप किस डिवीज़न में काम कर रही हैं? पी डिवीज़न में, मामा ने कहा। मैं दोपहर आपको बाहर से पिक कर लूँगा, मेरे पास सफ़ेद डॉटसन है, मगर क्योंकि वो गंदी है तो सुरमई रंग की लगती है। मामा हंस पड़ी और कहने लगी, मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक दूसरे को ज़रूर पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। ठीक है, मामा ने कहा। रात जब सब लोग चले गए तो मैं मामा के कमरे में गई। वो आईने के सामने खड़ी थी और एक स्वेटर अपने पर लगा कर देख रही थी। मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नेट के साथ लंच करने को तैयार कैसे हो गई। वो एक फजूल और बेकार सा आदमी है। वो छोड़ो हनी, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, बस ज़रा शर्मीला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मामा कि आप डेट्स पर जा रही हैं। नहीं, ये कोई डेट वगैरह नहीं है, हम सिर्फ एक साथ खाना खाएंगे और बस। मैं उसको डेट ही में शुमार करती हूँ, मगर मैं नहीं, मामा ने जवाब दिया। मंगल की दोपहर मैं मेडिकल सेंटर पहुंची तो मुझे मरीज़ों में बांटने के लिए गुलाब के फूलों का गुच्छा दिया गया। मैंने बारी बारी सब मरीज़ों को फूल दिए और जब मैं मिस्टर आर्टनर के कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। साफ़ सुथरे बिस्तर पर एक कोई भी नहीं था। मैं नीचे हाल में दौड़ी। नर्स वो पूछा, मिस्टर आर्टनर पिछली रात वो गुजर गए? ओह नो मारिया, हमें भी अफसोस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, नर्स ने तसल्ली देते हुए कहा। मेरा हलक खुश्क हो गया और मैंने गुलाब की डंडियों को इतनी सख्ती से पकड़ा कि मेरी खाल में कांटे घुस गए। मैं रो पड़ी, शायद आधा इस तकलीफ से कि कांटा चुभा था और आधा मिस्टर आर्टनर की मौत का गम था। उनके बेटे ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। नर्स ने दरवाज़ा खोल कर नाचने वाला टेडी बेयर और एक लिफाफा मुझे दिया। मैंने लिफाफा खोला और इसी के साथ मेरी ये 10 नंबर की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है टाइगर आइज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल के, ताकि मैं अब 11वां पार्ट डालूँगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।